नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर विन में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी पेडागोजी से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। आपको कमेंट सेक्शन में जाकर ये ज़रूर बताना है कि आपने कितने क्वेश्चंस का आंसर सही दिया, क्योंकि आपको भी साथ ही साथ कोशिश करनी है इन प्रश्नों के उत्तर देने की। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो हमारा ऑफिशियल नंबर है 9496369356। इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप नोट्स लेने की प्रक्रिया को जान सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से हिंदी भाषा शिक्षण का महत्व नहीं है। क्या नहीं है? बच्चों की अवबोध क्षमता का विकास, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, साहित्य के कौशल का विकास। ठीक, तो अब ऑप्शंस आपके हैं ए और बी, केवल बी, ए और सी या केवल सी। तो ऑप्शन बी इज राइट फॉर क्वेश्चन नंबर 31, यानी कि केवल बी, बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। अगला क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कौन सा कथन असत्य है, गलत है। ठीक, भाषा शिक्षण के संदर्भ में ऑप्शंस हैं आपके सामने, ये ध्यान से पढ़िए ऑप्शंस को और बताइए कि क्या सही है, कि कौन सा असत्य है। तो देखिए, सुधार के नाम पर टिप्पणियाँ जो होती हैं उनसे बच्चों में अरुचि होती है, ये सही है। बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वतः भाषा में परिवर्तन कर लेते हैं, ये भी सही है। बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं, ये भी सही है। बच्चे की भाषा संकल्पना और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास की भाषा सीखने में सहायक होती है, ये गलत है। विरोधाभास जहाँ होगा वो सीखने में कभी सहायक होगा ही नहीं। ठीक, तो ये जो ऑप्शन है वो आपका असत्य हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा। भाई आप खुद ही सोचिए कि जब कहीं भी किसी चीज़ में विरोध आ जाएगा तो वो फिर पॉजिटिव वे में कैसे जाएगा। तो यहाँ पर आपका, और इसी क्वेश्चन में नहीं, एक मैं आपको ये एक सिंपल सी ट्रिक बता दूँ कि किसी भी चीज़ में अगर आपको नेगेटिविटी लगे तो वहाँ पर कई बार आपके नहीं वाले क्वेश्चंस का आंसर वही होता है, क्योंकि हमें एज अ टीचर पॉजिटिव वे में चलना है हमेशा। ठीक, और आपको ये प्रश्न इसी तरीके से अटेम्प्ट करने हैं कि आप एक टीचर हैं और आपको पॉजिटिव ही रहना है। तो पॉजिटिव रहते हुए आप क्या क्या कर सकते हो उस हिसाब से आंसर दो। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है आपका, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः निर्भर करती है किस चीज़ पे। उपचारात्मक शिक्षण, तो आप लोग उपचारात्मक शिक्षण के बारे में जानते हो, उपचारात्मक और निदानात्मक। निदान यानी कि जो समस्या है उसका पता लगाना, और उपचार जो समस्या हमें पता लगी है उसका उपचार करना, उसको ख़त्म करना। ठीक, तो इसकी सफलता मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? तो समस्या की पहचान पर। यानी पहले हम समस्या का पता लगाएंगे तभी हम उसका उपचार कर पाएंगे। जब हमें समस्या ही पता नहीं होगी तो हम उपचार कैसे कर पाएंगे। भाई आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपका पहले रोग पता करता है, उसके बाद ही ट्रीटमेंट स्टार्ट करता है। जब उसे पता ही नहीं होगा कि आपको बीमारी क्या है तो वो कैसे आपको दवा दे पाएगा। सेम वही चीज़ यहाँ पर है, तो समस्याओं की पहचान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या हिंदी शिक्षण में नवाचार का उदाहरण नहीं है। व्याख्यान विधि, आईसीटी, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन या परियोजना विधि। ठीक, तो यहाँ पर है ऑप्शन ए, उदाहरण नहीं है। तो व्याख्यान विधि शिक्षण में ये किसी भी तरीके का नवाचार नहीं है, ये बहुत पुरानी विधि है, बहुत प्रचलित विधि है और बड़ी कक्षाओं में यूज़ की जाती है। लेक्चर मेथड जो है आपका, तो ये नहीं है। ठीक, अगला है आपका, जब मूल्यांकन का प्रयोजन किसी विशिष्ट अधिगम प्रक्रिया में संकल्पनाओं को स्पष्ट करना होता है तो ऐसा मूल्यांकन किस प्रकार का मूल्यांकन कहलाता है। तो ये मूल्यांकन आपका जो होता है वो होता है निरंतर मूल्यांकन। ठीक, किसी विशिष्ट अधिगम प्रक्रिया में संकल्पनाओं को जब स्पष्ट किया जाता है तो वो मूल्यांकन निरंतर मूल्यांकन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक स्तर पर आप किस तरह का बाल साहित्य उचित समझते हैं। यानी प्राइमरी लेवल के जो बच्चे हैं उनके लिए आप किस तरह का बाल साहित्य चाहेंगे कि सही है। ठीक, केवल कहानियों का ऐसा साहित्य जो साहित्यकारों द्वारा लिखा गया हो, ऐसा साहित्य जिनमें शब्द घटनाओं का दोहराव हो, या फिर केवल कविताएं। तो
ऐसा साहित्य जिसमें शब्दों और घटनाओं का दोहराव हो, क्योंकि जितनी बार चीज़ें दोहराई जाएंगी उतनी ही ज़्यादा बच्चों के माइंड में वो स्टेबल हो जाएंगी। ठीक। अगला है, पठित अंश पर प्रश्नों का निर्माण करवाने से क्या होता है? बच्चों की पढ़कर समझने की योग्यता का आकलन होता है कि आखिर वो जिस चीज़ को पढ़ रहे हैं उसको कितना समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्दों के अर्थ स्पष्ट करने की अपेक्षाकृत ज़्यादा बेहतर पद्धति कौन सी है? तो वो है वाक्य प्रयोग द्वारा बच्चों को अर्थ अनुमान लगाने का अवसर देना, यानी कि बच्चों को छोटे छोटे शब्द देना जिनसे वो उनका वाक्यों में प्रयोग करें, जिससे ये पता चल सके कि जो शब्द उन्हें दिए गए हैं उसके अर्थ के बारे में उन्हें कितनी जानकारी है। अगला है, बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में तो परस्पर बातचीत करने का अधिक अवसर देना चाहिए, क्योंकि क्या होगा, डिफरेंट फील्ड के बच्चे जब आते हैं और वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो उनको एक दूसरे के बारे में, एक दूसरे की संस्कृति के बारे में चीज़ों का पता चलता है। तो वहाँ पर जो कम्युनिकेशन है वो ज़्यादा होना चाहिए, जिससे बच्चे एक दूसरे के बारे में ज़्यादा जान सकें, एक दूसरे की पृष्ठभूमि को समझ सकें, उनकी संस्कृति को समझ सकें। अगला है, किस विधा के शिक्षण के समय आप मौन पठन को महत्व देंगे? तो देखिए, जब आप कोई लंबी चीज़ पढ़ रहे हों जिसमें आपको काफ़ी समय लगना है, जैसे कि निबंध, तो यहाँ मौन पठन कारगर होगा कि आप कोई निबंध पढ़ रहे हो तो उसको आप अपना चुपचाप पढ़ सकते हो। ठीक। अगला है, भाषा की कक्षा का माहौल कैसा होना चाहिए? तो जहाँ बच्चे को उसकी बात कहने का और अब दूसरे की बात सुनने का ज़्यादा अवसर मिले, वो कक्षा भाषा की कक्षा होनी चाहिए। क्योंकि आप बच्चे को कोई भी भाषा यदि सिखाना चाहते हैं तो आपको उसे इस चीज़ के अवसर देने होंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी बात को समझे, सुने और अपनी बात को भी कहे, तभी वो भाषा को अच्छी तरीके से समझ सकता है, सीख सकता है। ठीक। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है, यदि छात्र की बताना है किस इंद्रिय में दोष है तो वो ना भाषा सीख सकता है और ना अपने मनोभावों को व्यक्त कर सकता है। तो यहाँ पर है श्रवण शक्ति। ठीक। यानी अगर बच्चा सुन नहीं सकता तो ना ही वो भाषा सीख पाएगा, क्योंकि जब वो सुन ही नहीं पाएगा तो वो बोल भी नहीं पाएगा, और जब बोल नहीं पाएगा तो पढ़ भी नहीं पाएगा, और जब पढ़ नहीं पाएगा तो लिख नहीं पाएगा, और अपने मनोभावों को भी वो अभिव्यक्त नहीं कर पाएगा। यानी जब वो सुन नहीं पाएगा तो वो बोल भी नहीं पाएगा। यानी कि जो आपने सुबोपली पढ़ा है क्रम, इसका पालन वो नहीं कर पाएगा। तो श्रवण शक्ति यहाँ पर हो जाएगा। ठीक। श्रवण दोष। नेक्स्ट है आपका, कौन सा कौशल है जो अन्य भाषाई कौशलों को विकसित करने का प्रमुख आधार माना गया है? ठीक। तो वही चीज़ यहाँ पर आ रही है, सुबोपली, यानी कि पहले सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, सुबोपली। तो सुनना यानी कि श्रवण कौशल सब भाषाई कौशल का आधार है। बच्चा सुन नहीं पाएगा तो बोल नहीं पाएगा, बोल नहीं पाएगा तो पढ़ नहीं पाएगा, पढ़ नहीं पाएगा तो लिख नहीं पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बालक सामान्यतः किस विषय में रुचि अधिक लेता है? तो जो भी चीज़ें देखिए आपके रियल लाइफ से रिलेटेड होती हैं, आपके वास्तविक जीवन से संबंधित होती है, उसमें हम सभी रुचि लेते हैं। सिर्फ कल्पनाओं में उतना इंटरेस्ट नहीं आता।
तो बालक के जो वास्तविक जीवन से संबंधित चीज़ें होती हैं उनमें वो ज़्यादा रुचि लेता है। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है और वह मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती है। तो मंदिरा क्या करना जान रही है, यानी वो चीज़ों को अच्छी तरीके से बोल पा रही है। इसका मतलब वो लिंग, वचन, क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समाजीकरण के आवश्यक तत्व क्या हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन देखने से ही आपको पता चल रहा होगा, उपरोक्त सभी। बच्चों का शैक्षिक प्रावधान है, क्या है, प्रशासनिक स्तर। अगला है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है। तो सीखने के प्रति रुचि जागृत करना, सौंदर्य बोध का विकास करना, सृजनात्मकता का विकास करना। उपरोक्त सभी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला है आपका, भाषा विकास की अवस्थाएं कौन सी हैं। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन होगा वो होगा पूर्व संप्रेषण और वास्तविक भाषा की अभिव्यक्तियाँ दोनों, यानी ऑप्शन थर्ड इज़ राइट फॉर क्वेश्चन नंबर 49। और आज की सीरीज़ का आपका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। सामाजिकरण जो होता है उसकी प्रक्रिया क्या होती है। सामाजिकरण जो होता है उसकी प्रक्रिया क्या होती है, तो इसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी। सामाजिक रूप से अनुमोदित व्यवहार को सीखना, सामाजिक मान्यता प्राप्त भूमि को निभाना और सामाजिक अभिवृत्तियों का विकास करना। उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। उम्मीद करती हूँ कि आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको ये PDF और ऐसी अन्य PDFs चाहिए हों तो आप हमारा जो नंबर है 9496369356 इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप ये नोट्स ले सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, नमस्कार।